वेलकम अगेन। स्टे होम स्टे सेफ। उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे और कुशल से होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ पिछले दिनों जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसके बारे में उसको कैप्चुलेट करते हुए फिर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो यह विश्व स्तरीय पैंडेमिक है इसमें हम आप अपना शैक्षणिक क्रियाकलाप निरंतर जारी रख सकें और चिंतन मनन और स्वाध्याय निरंतर हमारा चलता रहे। हमारा प्रथम पत्र जो समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ से संबंधित है, जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। और हम सभी जानते हैं कि हम जिस पेशे में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं, अध्यापक बनने की प्रक्रिया में हैं, तो वहाँ एक बच्चा को पढ़ाने से पहले बच्चे को पढ़ने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आपका यह पाठ्यक्रम में यह पत्र को जोड़ा गया है कि हम पहले बच्चे को पढ़ें, बच्चे को समझें, इसके पश्चात हम अध्यापन की क्रिया और अध्यापक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। इसी में पहला पाठ जब हम चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कई लंबी विमर्श उसके बारे में की है, तो उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि बच्चे, बचपन और समाज में बच्चे और बचपन के बारे में हमारी अवधारणाएं क्या हैं, हमारी शैक्षिक अवधारणाएं क्या हैं और बच्चे और बचपन को लोग किस रूप में देखते हैं। अगर हम सामान्य रूप से इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि अगर हम बचपन के बारे में कुछ अवधारणा को जानना चाहते हैं तो उसके कई स्रोत भी हैं और कई व्यवहारिक पहलू भी हैं। यदि हम व्यवहारिक पहलू की बात करें तो हमारे परिवार में हमारे माता पिता से हमने आपसे कहा कि आप उससे बात करें कि उनके बचपन के बारे में कुछ बातों को हम जानने का कोशिश करें और फिर उन्हीं के माध्यम से हम अपने बचपन के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। और एक बचपन जो हमारे सदृश हमारे सामने गुजर रहा है, अगर हम इन सारी बातों को देखते हैं तो कई व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलू के आधार पर हम बचपन के बारे में अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर पाते हैं। जहाँ तक हमारे इस प्रथम पत्र में बच्चे और बचपन के बारे में है, तो हम लोगों ने देखा है कि हम बचपन को कई दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे प्रमुख है कि आयु की कसौटी पर बचपन। और जब हम आयु की कसौटी पर बचपन की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें अलग अलग संदर्भ देखने को मिलते हैं। यदि हम यह देखते हैं कि एक सुविधा संपन्न परिवार है, वहाँ के बच्चों का उम्र किस हद तक बचपन को स्वीकारता है, किस उम्र तक उस बचपन को स्वीकारता है, और एक हमारे आसपास सुविधा विहीन वर्ग के भी बच्चे हैं, उस सुविधा विहीन वर्ग में किस उम्र तक बचपन को देखा जाता है, किस बच्चे को, इस उम्र सापेक्ष बच्चे को बच्चा कहा जाता है या फिर वो वयस्क की तरह व्यवहार करता है। हम अपने संदर्भ में जब इस शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम लोग इसको पाते हैं कि आयु की कसौटी के आधार पर बचपन, और फिर दूसरा एक संदर्भ है कि कानूनी दृष्टिकोण से बचपन। कानूनी दृष्टिकोण से बचपन में हमने देखा था कि कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून हैं जिसमें कि भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा मानता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बच्चा की श्रेणी में रखता है। फिर इसके बाद बाल श्रम अधिनियम 1986 जो 14 वर्ष के बच्चों के नीचे वाले बच्चों को बच्चा के रूप में वो उसको परिभाषित करता है। बच्चों के अधिकार और संयुक्त राष्ट्र का संधि पत्र 18 वर्ष से जो नीचे हैं कम आयु के बच्चे को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय खनन का जो कानून है उसका जो अधिनियम है वह भी 18 वर्ष मानता है। अशक्त व्यक्ति अधिनियम 18 वर्ष मानता है। लेकिन जब हम एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में देखते हैं कि आखिर ये तो एक कानूनी बातें हैं, लेकिन हमें कहाँ देखना है कि बच्चे जो मुख्य रूप से हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच हमें काम करना है, तो इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य क्या है। प्रत्येक समाज अपने अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल, अपनी रीतियों के अनुकूल अपने बच्चे का समाजीकरण कर रहा होता है। जिस समाज की जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार बच्चे का समाजीकरण कर रहा होता है। तो इस संदर्भ में हम उसकी अवधारणा से अवगत हो चुके हैं। साथ साथ हमारे पास रीडिंग मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध है, उसको देखने की आवश्यकता है। साथ साथ इन बच्चों का समाजीकरण जब हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं तो यह 2 स्तर पर होता है।
एक है कि प्राथमिक स्तर और दूसरा उसके परिवर्ती स्तर। जब हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर में जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वह माता पिता, परिवार, समुदाय, पास पड़ोस इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके समाजीकरण में, और फिर वो सभी अपने हिसाब से उसके समाजीकरण करते हैं। और इसके पश्चात यह जो प्रक्रिया है बच्चे का परिवार में माता पिता और आस पड़ोस के द्वारा, तो यह एक सरल विधि से वह अनवरत चलता रहता है। जिस प्रकार शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाजीकरण भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो वह चूँकि उसके पास एक अपना परिवार और समुदाय और फिर वह एक उम्र तक लगातार उसके साथ होता है, तो उसका समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ सरल होती है। वह सरल समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से 6 वर्ष की आयु 7 वर्ष की आयु पूरा करके विद्यालय में आता है तो वहाँ उसे एक लघु समाज मिलता है। इस लघु समाज के समाजीकरण के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अभी फिर इसके बाद हमने अंतिम, जब हमारा ये आपका संस्थान में शिक्षण क्लासरूम बंद होने के पूर्व जहाँ हमने चर्चा की थी कि बाल संदर्भ के अधिकार में भी कि प्रमुख बाल अधिकार, जब बच्चों के बारे में इतनी सारी बातें, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, और जो अभी नहीं बल्कि बिल्कुल कई पीछे सदियों से उसके बारे में शिक्षा शास्त्र बात करते आ रहा है। तो जब हम 21वीं सदी को या जो 20वीं सदी 21वीं सदी को हम बच्चों का ही सदी कहते हैं, इसी के फलस्वरूप कई बातें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक घोषणा की गई, जिसके तहत प्रमुख बाल अधिकार के बारे में जो है सो दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें से प्रमुख अधिकार जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। जिसमें जीने का अधिकार का प्रारंभ बच्चे के माँ के गर्भ से लेकर के उसके जन्म होने तक होता है। साथ साथ इसी अधिकार के तहत जो है सो हम प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ग 1 से 8 तक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके विकास का अधिकार के तहत जो है सो बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, देखभाल इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए सरकार को अधिकार दिए गए हैं या जिम्मेवारी दी गई है। साथ साथ बच्चे काफ़ी संवेदनशील होते हैं, दुनियादारी के अच्छे बुरे, सही गलत इत्यादि की पहचान उनमें नहीं होती है, इसीलिए उनका दुरुपयोग नहीं हो, इसीलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इसी के तहत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय कोई ऐसा व्यवहार, आपत्तिजनक व्यवहार इत्यादि से मुक्ति के लिए उसे संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर सहभागिता का अधिकार इस बात को इंगित करता है कि हम बच्चे को केवल बच्चे नहीं समझें, बल्कि बच्चे के पास भी अपना एक पूरा बुद्धि, दिमाग और फिर कोई भी चीज़ निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती है जिसको वो स्वयं व्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं। यह हम समान रूप से अपने परिवार से लेकर आसपास के बच्चों में देख सकते हैं। उसकी अहम बातचीत, निर्णय में शामिल होना। अतः बच्चों में बच्चों को परिवार में उसके आदर मिले और स्वतंत्रता, उपयुक्त सूचना प्राप्त करने हेतु पहुंच। और फिर जब भी हम कोई घर में या कहीं भी विद्यालय में कहीं भी बात कर रहे हो तो बच्चों में उसकी सहभागिता, बच्चों को शामिल करना उसे सहभागिता के अधिकार की ओर ले जाता है। तो ये सब बातें हम अपनी पहले इकाई में कर चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में फिर हम इस पर जो हमारे आने वाला जो हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड प्रश्न पर बात करेंगे कि हम इस पाठ से हमारे पास कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर आने वाला समय में कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो अतः बच्चों, यह जो बचपन और समाज के संदर्भ में हमको ये बात समझ में रखनी होगी कि बच्चे देश के भविष्य है। इसको तो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, जबकि बच्चों की महत्ता को इसके माध्यम से हम सोच रहे होते हैं कि हम इसे दर्शा रहे होते हैं। और यदि बच्चों के अधिकार की बात करें तो आज हमें यह समझना होगा कि बच्चे देश के वर्तमान हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चा वर्तमान है तो उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं और उसके अधिकारों की बात करते हैं। इसीलिए बच्चों के भविष्य की अपेक्षित तैयारी के संदर्भ को सही ढंग से समझकर उन्हें वर्तमान संदर्भ में समझना और जानना काफ़ी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से बच्चों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने में यह
पाठ हमें मदद पहुंचाएगा और एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आगे जब हम शिक्षक कहीं विद्यालय में शिक्षक होंगे यह काफ़ी हमें सहयोग करेगा और इन सब के प्रति हमें बच्चों के प्रति एक संवेदनशील शिक्षक बनाने में मदद करेगा।